कल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सब खत्म हो चुका था। अच्छा, अनअरेंज वाला, ठीक ठीक ठीक। अनअरेंज जो बचा हुआ था, अनअरेंज का मतलब होता है कि सेम डिफरेंस पर क्लास नहीं होना, क्लास का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लास का जो डिफरेंस है, क्लास इंटरवल जिसको हम लोग कहते हैं, वो सेम टू सेम होना चाहिए। अब जैसे 0 से 5 है, सपोज करो, है ना, तो 5 से 10 यानी एक डिफरेंस पर क्लास आना चाहिए। जब क्लास एक डिफरेंस पर नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनअरेंज। ये कौन है रे? अनुराग तुम है? हाँ, क्या कर रहा है अनुराग? सर आपका वीडियो देख रहे हैं। मेरा वीडियो देख रहा है तो ये पीछे से ब्लैक कपड़ा काहे लगाया हुआ है? सर वो तो मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा, बैकग्राउंड है। मैं उसी पर तो शूट करता हूँ सारा चीज। हम लोग को भी बता दिया करो कभी कभी। वो तो सर मैं खुद ही ट्राइपॉड पर लगाया हुआ हूँ मोबाइल मेरा, शूटे कर रहा था तो सोचा कि आपका टाइम हो गया तो इसी में लगा के देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं आज तुम्हारे यहाँ, हम देखेंगे क्या क्या है। ज्यादा खर्चा पानी नहीं लगेगा? हाँ सर, तो क्या लगेगा आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ पानी पियेंगे, चाहिए नहीं पियेंगे, काहे घबरा रहे हो रे? पसीना मत लाओ। पिए थे, चाय पी के जाइएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आते हैं। सर कब आ रहे हैं तो? देखो आज कहीं पुलिस के डंडा से बच गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है तो पुलिस नहीं मारेगा, बोल दीजिएगा यूट्यूबर के यहाँ जा रहे हैं, नहीं मारेगा। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा नाम बोल देंगे कि जा रहे हैं अनुराग ठाकुर के यहाँ या अनुराग कश्यप के यहाँ। ठीक है सर, नहीं आएंगे। ठीक है सर, आप क्लास शुरू कीजिए ना, लेट हो रहा है। ठीक है, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। चलो हम लोग अनअरेंज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था ना, तो अनअरेंज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अव्यवस्थित, ठीक है, आवृत्ति वितरण। अव्यवस्थित का मतलब हो गया कि जिसका क्लास सही ढंग से अरेंज ना हो। जैसे मान लेते हैं कल का वाला एग्जांपल में 0 से 5 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये हो गया क्लास इंटरवल CI और ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 0 से 5 में 8, 5 से 15 में 20, 15 से 50 में 30, ठीक है। 50 से 100 में 40, 100 से 150 में 20, 150 से 200 में 30। ये अनअरेंज हुआ। कहोगे सर अनअरेंज कैसे आप बोलोगे इसको अनअरेंज? यहां देखो 8 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस क्लास के बीच का? 0 से 5 के बीच का, ओके। तो 0 से 5 में क्लास इंटरवल कितना होगा? क्लास इंटरवल यानी CI बराबर जो होता है, यानी इंटरवल बराबर जो होता है वो L2 माइनस L1 होता है। ये L2 है और ये L1 है, वो तो मालूम है। इसको हम लोग L1 कहते हैं और इसको हम लोग L2 कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ऊपरी सीमा और निचली सीमा, ओके। चलो, तो यहाँ पर L2 में से L1 घटा दो, तो 5 में से 0 घटा दोगे तो 5 ही आएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 बराबर कितना? 10।
यानी एक का डिफरेंस आया 5, दूसरे का डिफरेंस आया 10 और तीसरे का डिफरेंस देखो 50 माइनस 15 बराबर कितना 35। क्या तीसरा का इंटरवल आया आपको 35। तो ये अनअरेंज है ना, एक क्लास 5 के डिफरेंस पर बना हुआ है, दूसरा क्लास 10 के डिफरेंस पर बना हुआ है, तीसरा क्लास 35 के डिफरेंस पर बना हुआ है, चौथा क्लास देखो 50 50 100 यानी चौथा क्लास 50 के डिफरेंस पर बना हुआ है। ओके, तो इसको कहते हैं अनअरेंज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे बड़ा गैप किसमें है, यानी सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा है। तो सबसे बड़ा इंटरवल हमको लग रहा है 50 का इंटरवल है, देखो ना 50 से 100, 50 से 100। तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल सही है, ये इंटरवल सही है और ये इंटरवल सही है, क्योंकि तीनों में 50 50 50 का डिफरेंस है। ठीक से देखो, इसका मतलब है कि ऊपर भी 50 का डिफरेंस बनना चाहिए। तो ऊपर 50 का डिफरेंस कब बनेगा, जब ये तीनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ देंगे, जब ये तीनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब कहोगे कैसे सर, तो 0 से 50 यानी अरेंज क्लास इंटरवल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 50, 50 से 100, ठीक है 100 से 150, 150 से 200, ये अरेंज हो गया, मतलब व्यवस्थित हो गया। ठीक है, अब 20 30 50 है 58, ये 58 हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी ये 3 क्लास का फ्रीक्वेंसी एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि 3 क्लास को एक साथ जोड़ दिए 0 से 50 कर दिए। ठीक है, तो 58 हो गया। अब बड़े आराम से 40 20 30 हो गया, अनअरेंज समझ में आ गया। चलो, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 6 ही था ना, कौन कौन था, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब, एक्सक्लूसिव का मतलब भूल गया, एक्सक्लूसिव का मतलब ये एक्सक्लूसिव में है, ये एक्सक्लूसिव में है। एक्सक्लूसिव का मतलब अपवर्जित, और एक्सक्लूसिव में हम लोग 50 को छोड़ देते हैं। एक्सक्लूसिव EX का मतलब छोड़ देना, इंक्लूसिव IN का मतलब ले लेना, शामिल कर लेना। एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, 0 से 50 लेते तो हैं, लेकिन काउंट होता है 0 से 49 तक की संख्या। 50 से 100 में 50 से लेकर के 99, नॉट 100, एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव के बारे में क्या बताया हुए थे, इंक्लूसिव का मतलब शामिल करते हुए, यानी 0 से 50 है तो 50 को भी ले लेंगे। तो जब 0 से 50 है, फिर 50 से 100 नहीं हो सकता है, पता है ना, क्योंकि 50 यहां भी लेना पड़ेगा, 50 यहां भी लेना पड़ेगा। तो हम लोग इंक्लूसिव के लिए क्या करते हैं, 0 से 49, फिर 50 से 99, ठीक है, तो 99 को भी ले लेंगे। अब फिर यहां हो जाएगा 100 से 149, ठीक है, 149 से 199, ठीक है। तो इंक्लूसिव में दोनों को ले लेते हैं, सॉरी हाँ 150 हो गए। हम इंक्लूसिव में क्या करते हैं, दोनों को ले लेते हैं, 0 को भी लेते हैं, 49 को भी लेते हैं, 50 को भी लेते हैं, 99 को भी लेते हैं। और एक्सक्लूसिव वाले में L1 को लेते हैं, लेकिन L2 को नहीं लेते हैं, L2 से पहले वाला संख्या लेते हैं, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। ठीक है, उसके बाद क्या बताए हुए थे, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव के बाद ओपन और इंड। ओपन और इंड के बारे में क्या बताए हुए थे, याद है कि भूल गया, ओपन और इंड के बारे में बताए हुए थे, मोर देन और लेस देन, मोर देन और लेस देन, ठीक है, मोर देन 0 0 से अधिक, मोर देन 50 50 से अधिक, मोर देन 100 100 से अधिक, मोर देन 150 150 से अधिक। तो मोर देन वाले में ये क्या हो जाता है, इसके लिए रहता है F, लेकिन हम लोगों के लिए क्या हो जाता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो मोर देन रहेगा क्लास या लेस देन में रहेगा क्लास, कभी कभी देखते हो कि लेस देन रहता है, लेस देन 50, लेस देन 100, लेस देन 150, लेस देन 200, ठीक है। तो ऐसे क्लास यदि रहेगा तो उसमें भी इस क्लास के लिए ये रहेगा फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब क्लास को अरेंज करेंगे सही ढंग से, क्लास इंटरवल पर लाएंगे, तो यही फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता हो जाता है। तो मोर देन वाले में और लेस देन वाले में क्या रहता है, संचयी बारंबारता, याद रखोगे, मोर देन और लेस देन वाले में क्या रहता है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते हैं, मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है, घटा घटा करके। ओके, जो कि शायद कल के क्लास में नहीं, कल ही क्लास में बताया ना, अच्छा कल ही की क्लास में बताया। चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है, जिन लोगों का छूट गया है वो क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, ठीक है।
तो ओपन एंड इंड हो गया। इसके बाद क्या था, क्यूमुलेटिव। जी क्यूमुलेटिव तो बता दिए हुए थे कल भी, क्यूमुलेटिव कैसे बनता है, ओपन और इंड वाले में ही क्यूमुलेटिव बनता है। चलो क्यूमुलेटिव के बाद क्या था, मीड वैल्यू कल बताए हुए थे, और पिक भी भेज दिए थे मतलब ग्रुप में। मीड वैल्यू इधर का, जो मीड वैल्यू का मतलब क्या, मीड वैल्यू का मतलब हो गया तुमको जैसे 0 से 49 या 0 से 50, तो मीड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, L1 प्लस L2/2, L1 और L2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड किए थे, तो वो मीड वैल्यू निकल गया था। अब कल ये भी बताए थे कि मीड वैल्यू से क्लास कैसे निकाला जाता है, तो मीड वैल्यू से क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, यानी जब हमारे पास मीड वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 0 से 50 का मीड वैल्यू 25 है, 0 से 50 का मीड वैल्यू कितना है, मतलब 0 से 50 के बीच का मीड वैल्यू 25 दे रखा है। तो मीड वैल्यू जब दे रखा है तो मीड वैल्यू से क्लास कैसे बनाए, ठीक है। तो मीड वैल्यू से क्लास बनाने के लिए क्या बोले हुए थे, नहीं मीड वैल्यू से क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे देखो 0 से 10 है, और 0 से 10 का मिड वैल्यू क्या होगा, तो मिड वैल्यू बराबर क्या बताए होते, मिड वैल्यू बराबर L1 प्लस L2/2, तो 0 प्लस 10/2 बराबर 5, ठीक है। आपके क्वेश्चन में 5 दिए हुआ रहेगा, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, 5 दिए हुआ रहेगा, ठीक। तो उस 5 से क्या बनाना है आपको, क्लास बनाना है, ठीक है। तो 5 से क्लास बनाने के लिए क्या करोगे, जी नहीं, याद करो मैंने बताया था, दूसरा भी मिड वैल्यू था आपका, दूसरा भी मिड वैल्यू दिया था 10 से 20, 10 से 20 का मिड वैल्यू दिया था 15, ठीक है। 20 से 30 कल मैं थ्योरी भी लिखा है, तब समझाया भी था, ठीक है, और पूरा प्रोसेस भी बताया था। 20 से 30 का मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। तो मैंने बताया था कि एक मिड वैल्यू से दूसरे मिड वैल्यू का डिफरेंस निकालें, एक मिड वैल्यू से दूसरे मिड वैल्यू का डिफरेंस निकालें, तो 5 और 15 का डिफरेंस कितना, 10। 5 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना, 10। 15 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना, 10। 10 ही है, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, 5। अब क्या करेंगे, मिड वैल्यू में से 5 घटाएंगे तो L1 निकलेगा, मिड वैल्यू में 5 जोड़ेंगे तो L2 निकलेगा। पिक में भी देखो लगा हुआ होगा 5 5 करके, लास्ट वाला में। चलो डिफरेंस सेम रहेगा सर, हाँ डिफरेंस सेम रहेगा। क्लास यदि अरेंज रहेगा, अरेंज, तो डिफरेंस पक्का 100% सही है, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। और डिफरेंस को 2 से डिवाइड करने के बाद मिड वैल्यू में उतना डिफरेंस घटाएंगे तो L1, और वही डिफरेंस जोड़ेंगे तो L2 निकलेगा। कल समझाया वो, मिटा दे इसको। चलो ये तो रिपीट था। सीरीज भी समझा चुकी थी, सीरीज का मतलब श्रेणी, हमारे डाटा जो हमारा जो डाटा रहता है, वो डेटा जो रहता है वो 3 सीरीज में रहता है व्यवस्थित। कौन कौन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक्स चर मान होता है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बताया था कि एक्स और एफ दोनों होता है, यानी चरमान और फ्रीक्वेंसी दोनों होती है, जिसमें बताया था मैंने एग्जांपल दिया था, जूतों का आकार और जूतों की संख्या, क्या, जूतों का आकार और जूतों की संख्या, ये हमारा एग्जांपल था, क्या ये हमारा क्या एग्जांपल था, ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल था, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि और भी मैंने कई एग्जांपल दिया था डिस्क्रीट सीरीज का। और कंटिन्यूअस सीरीज पहचानने का तरीका, क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस मेथड या कंटिन्यूअस सीरीज पहचानने का तरीका क्या है, क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो वो कौन सा सीरीज हो जाएगा, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। या फिर अभी जितना भी बताए हैं ना, लेस देन, मोर देन, ठीक है, ओपन एंड इंड वाला जो बताए हैं,
और प्लस क्लास में बताए हैं एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, अनअरेंज, ठीक है, ये सब का सब कंटिन्यूअस में था। चलो मीन और एवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं माध्य या औसत। डेफिनेशन बता चुके थे मीन का जी, मीन का डेफिनेशन बता दिए हुए थे, और मीन को मैंने एवरेज भी कहा था कि मीन वह औसत है, ठीक है, जो अपने सारे संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें डेटा के सारे फीचर्स मौजूद होते हैं, लगभग, ठीक है। चलो तो यहां पर मीन हम लोग कैसे निकालें? सतत या विच्छिन्न भी बोलते हैं। चलो ये 3 सीरीज होता है, कितने सीरीज होते हैं? 3 सीरीज, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, ठीक है। मीन को जो हम लोग डिनोटेट करते हैं सिंबॉलिक में, वो है एक्स के ऊपर रेकरिंग, ठीक है, एक्स के ऊपर रेकरिंग, जिसको हम लोग सिंबल कहते हैं, सिंबल ऑफ मीन, ये सिंबल ऑफ मीन। डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति से हम लोग मीन कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं लघु रीति। कौन सी रीति? लघु रीति। चलो हिंदी नहीं लिखते हैं, काम चल जाएगा, इतना भी तुम लोग 9th 10th में नहीं हो जो नहीं काम चल। और तीसरा होता है स्टेप डिविएशन मेथड, इसको हम लोग कहते हैं, स्टेप का मतलब पद, स्टेप का मतलब पद, और डिविएशन का मतलब विचलन, और मेथड का मतलब रीति। पद विचलन रीति, पद विचलन रीति, ओके। चलो इंडिविजुअल सीरीज में ये भी एक प्रकार का टेबुलेशन, ये भी एक प्रकार का टेबुलेशन है। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन कैसे निकालें? तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए 2 फार्मूला यूज में हम लोग लाते हैं। एक तो हिंदी वाला फार्मूला यूज में लाते हैं, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर
पदों का योग सम ऑफ टर्म बटे पदों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म, ये पहले से भी आप लोग जानते हो। ठीक है, चलो दूसरा है माध्य को सिंबॉलिक में ले आए, ये माध्य ही हो गया। माध्य बराबर, अब मान लेते हैं कि हमारा पद है, किसी भी संख्या का माध्य निकालना है। जैसे देख लो 8 4 3 5 2, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, मान लो कि इसका माध्य निकालना है, तो हम 8 को क्या मान लेते हैं, ये हमारा पद है x है, तो ये x है, तो मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x2 है दूसरा पद है, ये x3 तीसरा पद है, x4 चौथा पद है, x5 पांचवा पद है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एक फार्मूला बनेगा पदों का कुल योग, इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे 5, है ना, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 बटे 2, यानी 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 बटे टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 5, तो 8 4 12 12 3 15 5 20 2 22 22 बटे 5 4.5, हमारा माध्य कितना निकला 4.5 निकला, मीन निकला 4.5। तो आप इसको पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या को जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn कर देते हैं, जहां तक चला जाए। क्या लिमिट तो नहीं कि 5 ही संख्या होगा। ठीक है, तो मैंने xn कर दिया बट्टे में n। ठीक है, यानी एक हो गया आपको पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला हो गया सेम वही चीज है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बटे n। और तीसरा हो गया इसी को शॉर्ट करके क्या सिग्मा या समेशन भी इसको बोल सकते हो, कुल योग x। ठीक है, यानी x का कुल योग, यदि पद हमारा x होगा, चूंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ x होता है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x होता है, तो समेशन ऑफ x, यानी x का समेशन करना, x का कुल योग करना और बटे n। ठीक है, n का मतलब कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, तो सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n। ये 3 फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है बउआ वाला, क्लास 8 9 10 वाला, ये फार्मूला है थोड़ा सा बउआ से थोड़ा सा जो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए, और ये फार्मूला है जब दाढ़ी मूछ हो जाता है उसके लिए, नहीं तीनों के लिए, बउआ के लिए लॉलीपॉप, थोड़ा सा सियाने वाले के लिए बिस्किट जो भी हो, और ऊपर से मुछदारी वाले के लिए सिग्मा x बटे n। आप लोग खुद तय कर लोगे कि आप लोग मुछदारी वाले हो तो ये लगा लेना, बिना मुछदारी वाले हो तो ये लगा लेना, घर में बउआ सब होगा तो उसको ये बता देना। ठीक है चल, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप लोग मुछदारी वाले हो, ध्यान रखिए यहाँ पर। अब लड़की ये बात कहेगी सर हम लोग को तो मुछदारी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक जी, पानी पूरी से काम चला ले। चलो आ जाते हैं हम लोग जी, xn लिखा हुआ xn, n जी, xn का मतलब जहां तक चला जाए, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। चलो आ जाए हम लोग, अभी शॉर्टकट को शॉर्टकट में ही रहने दे, पहले हम लोग डिस्क्रिएट में आ जाए। क्या डिस्क्रिएट सीरीज में x और f दोनों होता है, डिस्क्रिएट सीरीज में x और f दोनों होता है। ओके, चलो, तो डिस्क्रिएट सीरीज में x और f दोनों होता है, तो इसका मतलब ये हो गया
माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा, कुछ लोग एन भी लिखते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को, लेकिन यहां पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ। ठीक, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब कुल योग, एफ एक्स का मतलब एफ गुने एक्स, एफ एक्स का मतलब एफ गुने एक्स, अब बटे सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, चलो। कंटिन्यूअस सीरीज में माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम फ्रीक्वेंसी इंटू मीड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू मीड वैल्यू बटे सिग्मा एफ। समझ में आई बात? या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब कहोगे सर ये तो ऊपरे वाला फॉर्मूला लिख दिए थे या में, हाँ हो सकता है। कुछ लोग एमबी मिड वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, कुछ लोग मिड वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कोई डाउट? चलो अब हम लोग शॉर्टकट मेथड वाला आप लोग खाली ही रख देना, ऐसा नहीं कि नहीं भर देना। पहले अभी हम डायरेक्ट मेथड पर काम कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूले लिखने में टाइम चला जाएगा। ठीक है, पहले डायरेक्ट मेथड पर तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक इसके बाद बताएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड जो है ना वो शॉर्टकट मेथड का शॉर्टकट है, शॉर्टकट का शॉर्टकट। ये डायरेक्ट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड और ये स्टेप डेविएशन मेथड। सुनो ना, थोड़ा सा यहां ध्यान। ये डायरेक्ट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। जब हम बनाएंगे एक ही क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड तो कहोगे सर डायरेक्ट मेथड तो क्या अच्छा है, शॉर्टकट मेथड तो भारी है। तो क्यों शॉर्टकट मेथड का नाम शॉर्टकट पड़ गया? कारण है, कारण क्या है कि डायरेक्ट मेथड में जगह कम लेगा लेकिन कैलकुलेशन भास्ट होगा। जगह कम लेगा लेकिन कैलकुलेशन भास्ट होगा। भास्ट का मतलब भारी होगा, भारी भरकम संख्या से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड में थोड़ा प्रक्रिया ज्यादा करना पड़ेगा, प्रक्रिया ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन कैलकुलेशन छोटा होगा। इसके कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इसके कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए नाम पड़ा शॉर्टकट मेथड। नाम के लिए ये शॉर्टकट मेथड, लेकिन लंबा चौड़ा प्रक्रिया, बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 ठो कॉलम से काम चल जाएगा तो यहाँ पर 3 ठो 4 ठो कॉलम देना पड़ेगा, मतलब आलतू फालतू चीज निकालना पड़ जाएगा। कहता है कि शॉर्टकट मेथड।
तो काहे शॉर्टकट मेथड? क्योंकि कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन इजी। ठीक है, अब 72 गुने 82 करोगे तो कैलकुलेटर का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, 72 गुने 82, अब मान लेते जैसे 98, ठीक है, 98 गुने 99 करोगे, सपोज करो 98 गुने 99 करोगे तो कैलकुलेटर का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 98 गुने 99 में कैलकुलेटर से गुना करके क्यों नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, तुरंत हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी ना क्या। और यहां पर देख लो 98 गुने 100 माइनस 1, ये इसको हम कहेंगे शॉर्टकट। तो 98 गुने 100 बराबर 9800, 98 गुने 100 बराबर 9800, और माइनस 98, 98 गुने 1 बराबर 98। तो 9800 में से 98 घटा देंगे तो 9702 क्या। तो मैं ये बताया, गुना नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि शॉर्टकट नाम क्यों पड़ा। अब देखो इसको हम कहेंगे शॉर्टकट। अब कहोगे सर शॉर्टकट कहाँ है, 1 2 3, ठीक है, 3 मेथड आप यूज कर लिए, क्या इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी? इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी, तो इसको हम कहेंगे शॉर्टकट मेथड है। इसमें देखो तो अब क्या करना पड़ेगा, आप देखो तो 98 गुने 99, अपने पास 2 ही चारा है। वो जो बच्चा में सीखे थे 98 99, 9 8 72 नहीं, फिर 9 9 9 81, नाना गया फांसी, 9 9 9 81 और 7 88, फिर 9 8 72, ऐसे करके। यानी तो एक और ट्रिक अपनाएंगे, 9 9 8 72, 2 हाथ में 7, 9 9 81 और 9 8 72, 81 72, फिर जोड़ने में टाइम लगेगा, फिर 7 जोड़ेंगे, मतलब थोड़ा सा है। तो डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में अंतर मैंने बताया कि इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा स्टेप लेना पड़ता है लेकिन इजी कैलकुलेशन होता है, और डायरेक्ट मेथड में फास्ट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, पहले बच्चा में सब कहता था 9 नमा बोलो क्या है, तो 9 नमा 81 कहता था, नाना किलो फांसी, मतलब सब नाने को फांसी चढ़ा देता था। बता दें इसको, ये माइंड में सेट करेंगे ना, वो सब हम बताते हैं। ए क्या है, एज्यूम्ड क्या होता है, डीएक्स क्या होता है, वो सब मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मिटा रहे हैं, जल्दी से रुक जाएं। अरे वो स्क्रीनशॉट ले लो ना। समझ में आ रहा है सभी को? मेरे ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स सब जिनका चेहरा नहीं देख रहे हैं बहुत दिनों से। जी सर। समझ रहे हो ना? जी। अरे ये कौन है देखे? अच्छा अच्छा, देख लीजिए देख लीजिए सर सर हेलो। हाँ बोलो ना। बोल रहे हैं कि अनअरेंज वाला जो छूट गया था कल, बताए आज? हाँ बताए हैं। तो 2 दिन पहले ज्वाइन हुए होंगे, लेट। अच्छा लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक हमको बार माध्य समझाइए ना, हाँ माध्य समझाइए ना सर, क्या होता है, कहाँ जरूरत पड़ता है इसका सर? हाँ, माध्य का जरूर समझाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जब डीपली पढ़ाया तो सही में डीपली ही छोड़ेंगे। आज हम क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, अभी मतलब ये सर। करके, और फिर उसके बाद माध्य का उपयोग क्या होता है, माध्य की सीमा क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। चलो हमारी बात को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है सर। और माध्य पर सिर्फ वो बुक का क्वेश्चन नहीं देंगे, अपना जी क्वेश्चन भी देंगे कि माध्य की जरूरत वाकई में पड़ती कहाँ है और कैसे जी पड़ती है, अपना भी क्वेश्चन तुमको हम देंगे। ठीक है सर। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, देंगे।
चलो हम लोग आते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। व्यक्तिगत श्रेणी, और व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ एक्स होता है, ठीक है। और व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण है किसी वर्ग के छात्रों का आयु, ठीक है। किसी वर्ग के छात्रों का आयु, एज, ठीक है। किसी वर्ग में 10 छात्रों का पॉकेट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक एग्जांपल देते रहे, पॉकेट एक्सपेंसेस। चलो 10 छात्रों का पॉकेट एक्सपेंसेस। चलो मान लो कि पहले छात्र को 50 रुपया मिलता है, ठीक है। दूसरे छात्र को उसके बाबूजी खर्च करने के लिए 70 रुपया देते हैं। तीसरे छात्र को 30 रुपया मिलता है। चौथे छात्र को 80 रुपया मिलता है। पांचवें छात्र को 100 रुपया मिलता है, ठीक है। छठे छात्र को जो है 80 रुपया मिलता है। सातवें छात्र को जो है 60 रुपया मिलता है। आठवें छात्र को फिर 50 रुपया मिलता है। नौवें छात्र को फिर 80 रुपया मिलता है। और 10वें छात्र को चलो 70 रुपया हो गया ना। 10 छात्र था और सबको पॉकेट खर्च मिल रहा है। किसी को पॉकेट खर्च 50 मिला, किसी को 70, किसी को 30, किसी को 80, किसी को 100, किसी को 80, किसी को 60, किसी को 50, ऐसे पॉकेट खर्च मिले। तो हमें निकालना है कि औसतन बच्चे को कितना पॉकेट खर्च दिया जाता है, बच्चे को कितना पॉकेट खर्च दिया जाता है गार्जियन की ओर से, ठीक है। स्कूल में पराग पुरिया खाने के लिए क्या पॉकेट खर्च इसलिए नहीं मिलता है? नहीं तो ब्रेड चॉप वगैरह ये सब खाने के लिए। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन हो, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमें खुद से देना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हमें खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लड़के हैं, ओके। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे पॉकेट एक्सपेंसेस, पॉकेट एक्सपेंसेस, ओके, यानी जेब खर्च। चलो फर्स्ट वाले स्टूडेंट को कितना मिलता है 50 इन रुपीस कर देते हैं। सेकंड वाले को 70, फिर 30, फिर 80, फिर 100, फिर 80, क्या फिर 60, 50 80 70, 50 80 और 70, ओके। चलो यहां देखोगे, यहां देखेंगे n बराबर 10, n का मतलब नंबर, n का मतलब नंबर, n बराबर 10। चलो अब यहां पर सिग्मा एक्स, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स यानी इसका टोटल करो, पॉकेट एक्सपेंसेस का टोटल करो। 0 क्या 5 7 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 8 31, 31 और 6 37 5 42 8 50 7, हाथ में 5 1 6 670, यानी टोटल पॉकेट खर्च बच्चे को कितना मिला, टोटल पॉकेट खर्च बच्चे को कितना मिला 670, ओके। चलो डायरेक्ट मेथड में यहां देखो, यहां
डायरेक्ट मेथड में माध्य निकालेंगे, या इसको एवरेज भी कह सकते हो, या इसको मीन भी कह सकते हो क्या। तो माध्य जो निकालेंगे तो फार्मूला क्या बताए थे मुझदारी वाले के लिए, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स कितना हो गया 670 और बटे एन कितना 10 बराबर 67 रुपया। यानी 10 बच्चों को 670 रुपया मिलता है, तो एक बच्चे को औसतन कितना मिला होगा 67। अब 67 वह संख्या है जो 50 का भी प्रतिनिधित्व करती है, 100 का भी प्रतिनिधित्व करती है, 80 का भी करती है और 30 का भी करती है। यानी 67 वह संख्या है, 67 रुपया वह पॉकेट खर्च है जो सबको इंडिकेट करता है, ठीक है, सबका रिप्रेजेंटेटिव करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो माध्य वह संख्या होती है, ठीक है, जो अपने समूह में लगभग सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, और उससे माध्य से कुछ संख्याएं कम होती है तो कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। बीच वाला संख्या को हम लोग क्या करते हैं माध्य करते हैं। ओके चलो, तो ये निकल गया डायरेक्ट मेथड से। किस मेथड से निकला, डायरेक्ट मेथड से। समझ में आया, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। अब इसी का इनडायरेक्ट मेथड बताएं। क्या है, इतना फोटो ही नहीं खींचाता है। इसी का इनडायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है जरा से समझें। मिटा दें इसको, बहुत आसान है। आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कल्पित माध्य मानना पड़ता है, एज्यूम्ड करना पड़ता है। ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड, ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड। एज्यूम्ड का मतलब होता है मानना, एज्यूमिंग करना, एज्यूमिंग करना, एज्यूमिंग करने का मतलब मानना, ठीक है। अब हम ए किसी को, आप लोग को सर बताए होंगे कि इसी संख्या में से किसी को ए मान लो, एक्स में से ही किसी को ए मान लो। सही बताए, वो गलत नहीं बताए। इसलिए वो कहे होंगे कि आपको कंप्यूट करने में आसानी हो, आपको कंप्यूट करने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए इसी में से किसी एक संख्या को हम लोग ए मान लेते हैं। लेकिन सुन लो, आप किसी को भी ये मान सकते हो, आप किसी को भी ये मान सकते हो, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपया को भी ये मान सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ए बराबर एज्यूम्ड, एज्यूम्ड का मतलब होता है कल्पित माध्य, कल्पना करके, कल्पना करना, मानना। आप खुद से मान लो कोई भी संख्या, या तो आप इसमें से कोई संख्या ले लो या अपनी इच्छा अनुसार कोई संख्या ले लो, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने इसी में से कोई संख्या ले लिया, 60 ले लिया। अरे आपका इच्छा 80 लेने का, 80 ले लो, 80 ले लो, लो ए बराबर 80। जो मन में है वो ले सकते हो। आपकी इच्छा 80 नहीं, आपकी इच्छा है कि हम 60 ही ले या 30 ले, तो आप 30 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। चलो हम 60 ले लेते हैं, मन खिचपिच कर रहा है तुम लोग का, हो गया ना। आप 80 लेकर के बना सकते हो, 100 लेकर के बना सकते हो। और इसमें से भी कोई संख्या नहीं होगा तो आप 55 नहीं ना, इसमें से कोई 55 लेकर के बनाओ, 55 लेकर के बनाओ, 50 लेकर के बनाओ, 50 नहीं ना है, अच्छा है 52 लेकर के बनाओ, 51 लेकर के बनाओ, बना सकते हो, कोई डाउट। तो एज्यूम्ड आपको खुद करना पड़ेगा, ये का मतलब एज्यूम्ड, एज्यूम्ड बराबर 60। ओके, अब यहाँ पर हमको ए से डीएक्स निकालना पड़ेगा, आरडीएक्स नहीं, डीएक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएक्स का मतलब होता है, डीएक्स का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम एक्स, डिविएशन फ्रॉम एक्स। डी का मतलब डिविएशन, विचलन। किससे विचलन, एक्स से विचलन, विचलन का मतलब अंतर। डीएक्स का मतलब, डी का मतलब डिविएशन, फ्रॉम किससे, एक्स से, एक्स से, किसका, ए का। यानी 60 और 50 के बीच में क्या अंतर है, डीएक्स बराबर होता है एक्स माइनस ए, डीएक्स बराबर एक्स माइनस ए। अब यहां पर x कितना हो गया 50, 50 माइनस ए, 50 में से 60 घटा दो, माइनस 10, x माइनस ए, 70 में से 60 घटा दो, 70 में से 60 घटा दोगे तो 10, 30 में से 60 घटा दो, माइनस 30, 80 में से 60 घटा दो, 20 प्लस 20 हो जाएगा, ध्यान रखना तुम लोग भी। 100 में से 60 घटा दो, 40, 80 में से 60 घटा दो, कितना 20, नहीं माइनस नहीं प्लस होगा, 60 में से 60 घटा दो 0, 50 में से 60 घटा दो
-10। 80 में से 60 घटा दो, कितना? 80 में से 60 30, और 70 में से 60, अच्छा 80 में से 60 20 होगा ना। चलो हो गया ना। अब क्या करो, dx को जोड़ दो। तो dx जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो प्लस में उसको प्लस करो, जो माइनस में उसको माइनस करो। तो 10 20 20 10 30 30 40 70 70 20 90 90 और 30 9 3 12 120 120। माइनस का कितना है? 30 10 40 10 50। तो 120 में से 50 घटा दो, कितना होगा? 70। हो गया ना। 120 में से 50 घटा दोगे तो 70। फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड में, क्या है फॉर्मूला? माध्य बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n। a कितना माने थे? 60, प्लस सिग्मा dx का मान कितना? 70, अब बटे n का मान कितना? 10। आ गया सेम आंसर। तो इससे पहले जो बनाए थे वो था डायरेक्ट मेथड, और ये है शॉर्टकट मेथड। अब तुम देखो शॉर्टकट मेथड में एक आलतू फालतू का काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। अब तुम कहते सर वो पहिलुक्का वाला ठीक था, जोड़ दिए 10 से भागा कर दिए, एकदम एक नंबर। ये करने का कोई जरूरत ही नहीं था, आप इसको कहते हैं शॉर्टकट, ये तो लॉन्ग कट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्टकट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इजी हो गया। देखो कैलकुलेशन, यहाँ 50 70 30 80 को जोड़ना पड़ा, यहाँ 10 20 10 को जोड़ना पड़ा। कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अभी आपको फीलिंग नहीं होगा कि शॉर्टकट क्यों शॉर्टकट। फीलिंग कब होगा? जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ज्यादा संख्या को बड़ा बड़ा संख्या को। डिस्क्रिएट सीरीज में आपको फीलिंग हो जाएगा कि क्यों शॉर्टकट है। इंडिविजुअल में फीलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्क्रिएट में जरूर फीलिंग हो जाएगा कि क्यों शॉर्टकट है। ठीक है, हाँ ये बराबर